मेरी गर्भवती बहन के जब आखिरी दिन चल रहे थे तो उसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए अपने साथ बुला लिया। तभी मेरे बहन के पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं डरते हुए ये सारी बातें अपनी बहन को बता दी, लेकिन मेरी बहन बोली, तुम्हें यह सब करना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो भी उसने मुझसे कहा वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दूसरे के दिए गए घाव इतनी तकलीफ नहीं देते हैं जितने अपनों के दिए गए घाव तकलीफदेह होते हैं। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा आदमी नहीं बल्कि अपना आदमी ही था। मेरा नाम शानवी है। हम 3 बहनें हैं। एक मेरे से बड़ी और एक मेरे से छोटी बहन है। हमारा कोई भाई नहीं है। मेरी बड़ी बहन मानवी की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी, क्योंकि मानवी दीदी की शादी पापा ने 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। हम दोनों बहनों की उम्र में 3 साल का फर्क था। मानवी दीदी घर की सबसे बड़ी बेटी है और मेरी सबसे बड़ी बहन, इसलिए उसकी शादी के वक्त हम सब का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजू ने मुझे विदाई के वक्त प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब भी दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। जीजू ने कहा, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी तो मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है जीजू। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गए थे, लेकिन मैं अभी तक उनके घर नहीं जा सकी थी। पूरे 1 साल बाद दीदी हमारे घर आई थी। जीजू उनका बहुत ख्याल रखते थे। जीजू जितने दिन हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे और मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ लगाव भी हो गया था। 10 दिन हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल चली गई। 1 महीने बाद दीदी ने फ़ोन पे बताया कि वह प्रेग्नेंट है, और यह खबर सुनकर मैं, मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन मानवी दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है, तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा, तो वह कहने लगी कि गौतम, यानी कि आपके दामाद जी, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर मैं वहाँ आ जाऊँगी तो गौतम को बहुत परेशानी होगी। वैसे भी 1-2 महीने की तो बात है नहीं, अभी पूरे 9 महीने बाकी है। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं शानवी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के जाने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के कामकाज भी कर देगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, शानवी को अकेले मत भेजना, मैं गौतम को उसको लेने के लिए भेजूंगी। मैं कब से इस मौके की तलाश में थी, बार बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी। मासी बनने की खुशी तो अलग ही लेवल की होती है। अगले दिन जीजू मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ उनके घर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और जीजू ही रहते थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई थी। उसने पहले ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था और मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा दिया। मुझे दीदी के ससुर का रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बात मैं नहीं समझ पा रही थी। तभी दीदी मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। दीदी के ससुर शादी में भी नहीं आए थे। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनसे मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 4 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके कमरे में नहीं गई थी। जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा कर सोती हूँ। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी
और मैं पसीने से भीग गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन अचानक से मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा था। वह मेरे होश उड़ा देने वाली बात थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई और दीदी के कमरे में जा पहुंची। वहां दीदी और जीजू आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं जल्दबाजी में दस्तक देना भूल गई थी। उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजू कहने लगे, शानवी अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई हो? मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे किसी का सहारा महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होगा मैं गौतम से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर में घूम रहे थे और मुझे ही देख रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। मैं घबराकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई और सारी रात मैंने जागते हुए गुजारी थी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते हैं, तो फिर इतनी रात को बाहर हॉल में क्या कर रहे थे? और यह बात बहुत अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वहाँ जो मैंने रोशनी देखी थी वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था। कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं सारी रात यही सब सोचती रही। अगले दिन सुबह जीजू ऑफिस जाते हुए कहने लगे, शानवी मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए मॉल ले जाऊंगा। तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही वह मेरे करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी मेरे पीछे ही खड़ी थी और वह मुझसे कहने लगी, गौतम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं जीजू का ख्याल रख लूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई थी तो जीजू मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी यह खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा हो रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और कोई मेरे करीब आने लगा था। मेरा दम घुटने लगा था। मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसे जोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम से पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वह कहने लगी, शानवी तुम परेशान ना हो, गौतम अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, गौतम जल्दी ही ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च ऑन कर दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, अंधेरे से घबरा गई तो मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई था इसलिए मैं डर गई हूँ। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, गौतम मेरे साथ मेरे कमरे में थे और ससुर जी अपने कमरे में। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई था, लेकिन वो कौन हो सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके जीजू कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखा मानवी,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शानवी अंधेरे में घबरा जाएगी, इसलिए तुम इसके पास चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई। दीदी जीजू से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, अगर मैं गिर जाती तो? मुझे क्या मालूम था कि ये इतना डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन लेने से मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो सोच रही थी कि किसी भी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था, इस बात का मुझे पक्का यकीन था। अगले दिन जीजू किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौटकर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, मगर उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने का दिल ही नहीं करता है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से भागकर सीधा अपने कमरे में आ गई। जीजू भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आकर कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। उनके इस शब्द से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस तरह के घटिया इंसान है। मैंने रोते हुए उनकी तरफ देखा तो वह कहने लगे कि मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए वॉशरूम में चली गई और खुद को लॉक कर दिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजू का वह रूप आज पहली बार देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कब से उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। वो बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वापस फिर से ऑफिस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह परेशान होकर मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना क्यों रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया था, क्योंकि उनकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि मैं जीजू के बारे में इतनी बड़ी बात उनसे बताती। इसलिए मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली है। तुम फिक्र ना करो, आज शाम में ही मैं गौतम के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजू के साथ जाने के बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनके ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, शानवी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती हूँ। आज तो तुम थी तो मुझे उठाया और मेरा ख्याल रखा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और बहुत मजबूरी में मैंने रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। जीजू भी शाम को ऑफिस से वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर वो भी बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे कि अपनी दीदी के लिए दूध गर्म करके ले आओ। मैं किचन में जाकर दूध गर्म कर रही थी। एक बार फिर से जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे।
मैंने उनको धक्का दिया और गुस्से से कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकत कर रहे हो। लेकिन उनको मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ था और वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे थे और मैं जोर जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजू का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजू पर और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। इसने इतने दिनों से तुम्हें अकेला नचाया हुआ है और तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हो। दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरानी से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, देखो शानवी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं गौतम का सारा सच जानती हूँ। जो कुछ गौतम तुमसे चाहता है वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बातें कर रही हो? क्या आप जानती हो कि आप क्या कह रही हो? यह आपके पति हैं। यह मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। आप कैसे इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हो जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठे है? ये इंसान आपको और आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें गौतम के साथ वह सब कुछ करना होगा जो यह तुमसे चाहता है, वरना यह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो? आप पेट से हो और जीजू बाप नहीं बनेंगे मतलब? मेरी बात सुनकर दीदी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही मैं कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम मुझे और गौतम को एक बच्चा दे सको। गौतम किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें अपना बच्चा चाहिए और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था और मैं किसी औरत को अपनी सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती हूँ। इसलिए हमने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे मैं गौतम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और गौतम की ज़िंदगी में बच्चे की कमी पूरी कर दो। मैं तो अब तक जीजू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने के लिए मेरी बहन मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन ने एक नहीं मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो गौतम मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और उसका इल्ज़ाम मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देगी और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर शराबा करने लगी। तभी मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और उन्होंने मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दिया कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजू गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे नहीं हटे और अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वह कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ तुझे कुछ कहता तो तुम शायद कभी यकीन नहीं करती। अब जबकि तुम सब जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। यह दोनों इंसान नहीं है बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने जीजू के पापा के फ़ोन से अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था
कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो गौतम के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए थे। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। एक बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और जीजू को अपना भाई समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, पर वह इस प्यार के काबिल ही नहीं थी।